स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डी मेथड्स एकेडमी। मैं हूं राजेंद्र सर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अकाउंटिंग MCQ के नाम से एक सीरीज स्टार्ट की है जो कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं। RPSC फर्स्ट ग्रेड, RPSC JVNL जूनियर अकाउंटेंट, RSRTC ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, रिको अकाउंट्स ऑफिसर, इसके बारे में अकाउंटिंग MCQ के हम अब तक 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो नंबर 1 से लेकर 4 तक के हमने जो अपलोड किए हैं वो कक्षा 11 जो है हमारी कॉमर्स की, उसकी RBSC की जो बुक है उसके हमने क्वेश्चंस अपलोड किए हैं और लगभग हमने 87 क्वेश्चंस जो बुक के अंदर दिए हुए हैं वो सारे अपलोड करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स भी आप करें। आपका लाइक, कमेंट और शेयर ही हमें मोटिवेट करेगा ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करके बता सकें। आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की जो हमारी RBSC की अकाउंटेंसी की बुक है उसके हम क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 11th क्लास के हमने अपलोड कर दिए हैं, इसके बाद 12th क्लास के हम अपलोड कर रहे हैं अकाउंट्स के। बहुत जल्दी हम इसके बाद में इकोनॉमिक्स के क्लास 11th के MCQs और उसके बाद क्लास 12th के MCQs लेकर आएंगे। उसके बाद में फिर हम बिज़नेस स्टडीज़ के लेकर आएंगे क्लास 11th, क्लास 12th के। ठीक है, पहले हम जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स है उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम PYQs लेकर आएंगे, पास्ट एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, उनको लेकर आएंगे हम, जो आपके RPSC फर्स्ट ग्रेड में अब तक 2012, 2000 आपकी 13, 2000 आपकी 15 और 2018 के एग्ज़ाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर हम सॉल्व करवाएंगे, अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के और BST के। और साथ में जूनियर अकाउंटेंट RPSC के द्वारा जो एग्ज़ाम्स हुए हैं 2011 में और 2013 में, उसके भी हम पेपर्स यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। और साथ ही हम यहाँ पर अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, आपका ऑडिटिंग, ठीक है, RSR, सर्विस रूल्स, इन सब के भी MCQs अपलोड करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास 12th की जो RBSC की बुक है अकाउंटेंसी की, उसमें हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, साझेदारी का सामान्य परिचय। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य परिचय क्वेश्चन नंबर 88 से शुरुआत कर रहे हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज की दर होगी। देखिए हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और गलती की संभावना भी पूरी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर जो ब्याज की दर होती है वो मैं आपको क्लियर करके बता दूँ, 6% वार्षिक होती है। 6% वार्षिक का मतलब है जी पूरे साल का 6% ब्याज लगेगा। अब आप जैसे ही ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन आपको 6% दिखेगा, आगे का क्या है जल्दबाजी में आप देखेंगे नहीं। एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यही होता है, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 6% पे टिक कर देंगे और वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए वार्षिक दर देखनी है आपको। पहले तो क्या देखनी है, वार्षिक दर, 6% वार्षिक। वार्षिक कहाँ लिखा हुआ है, C ऑप्शन में, ये गलत है क्योंकि 5% दे रखा है। यहाँ 4% दे रखा है तो ये भी गलत है। अब आप चक्कर में पड़ जाएंगे कि प्रति माह कैसे है। अगर आप देखेंगे हो सकता है यहाँ प्रति माह की जगह मिस प्रिंट हो गया हो, वार्षिक की जगह प्रति माह छप गया हो, ऐसा आप सोचने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए 6% जो है वार्षिक है। वार्षिक का मतलब होता है पूरे 12 महीने का। ठीक है, 12 का अगर मैं इसमें भाग लगा दूँ तो महीने की दर आ जाएगी 50.50%। ठीक है, तो 0.50% प्रति माह हो जाएगा, क्योंकि जब 6% पूरे साल का है ना तो एक महीने का हो गया हमारा
0.50। तो आंसर जो हमारा सही होगा वो होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि अनुपात क्या होगा। देखिए 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, पूंजी के अनुपात में, त्याग के अनुपात में, या जैसा साझेदारों ने तय किया हो। तो देखिए ना तो पूंजी के अनुपात में होगा, ना त्याग के अनुपात में होगा, और ना साझेदारों ने तय किया वैसे होगा। हमारा राइट आंसर होगा बच्चों बराबर बराबर बांटा जाएगा। अगर साझेदारों के बीच में साझेदारी संलेख नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो लाभ हानि का अनुपात जो होगा वो बच्चों बराबर बराबर किया जाएगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको और अच्छे से क्लियरफाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए साथियों, देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आहरण पर ब्याज की गणना 10% वार्षिक की दर से कीजिए यदि उसने वर्ष के दौरान 24,000 रुपये का आहरण किया हो। देखिए बच्चों, वर्ष के दौरान उसने आहरण किया है 24,000 रुपये का। 24,000 का आप 10% लगाने जाएंगे तो डेफिनेटली आपको 2,400 रुपये ऑप्शन में दिखेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आहरण कब किया, आहरण की तिथि नहीं दी हुई है। आपको प्रश्न में आहरण की तिथि नहीं दी हुई है, तो ये बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में साफ साफ लिखा हुआ है बुक के अंदर कि अगर कोई साझेदार आहरण की तिथि नहीं दे रखी हो तो 6 महीने का ब्याज लगेगा, और 6 महीने का ब्याज यहाँ पर कैलकुलेट होगा बच्चों 1,200 रुपये, और हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, आहरण की तिथि नहीं दे रखी हो, आहरण कब किया है ये नहीं दे रखा हो, तो आपको 6 माह का ब्याज लगाना है। कितने माह का ब्याज लगाना है? 6 महीने का ब्याज लगाना है, ये आपको याद रखना है। तो 24,000 का 10% 6 महीने का 1,200 रुपये हमारे पास हो जाता है। आई थिंक हमारे को यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख के अभाव में क्या करेंगे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा? नहीं। वेतन दिया जाएगा? नहीं। आहरण पर ब्याज चार्ज किया जाएगा? बिल्कुल नहीं किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा? लाभों में हिस्सा दिया जाएगा। साझेदारी संलेख के अभाव में केवल लाभों में हिस्सा दिया जाएगा, और वो हिस्सा भी कैसे दिया जाएगा बच्चों? बराबर बराबर दिया जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान से लगते हैं, लेकिन कई बार जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चंस डिट्टो ऐसे कैसे उठकर आ जाते हैं, तो इसलिए अपने को इनको ध्यान से अच्छे से समझना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही मिल गया है। अगला क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में, एक साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। देखिए साझेदारों की अधिकतम संख्या के बारे में मैं आपको बता दूं, साझेदारों की अधिकतम संख्या जो है साझेदारी अधिनियम में तो दे ही नहीं रखी है। आपका जो साझेदारी अधिनियम है आप जानते हैं अच्छे से, आपका साझेदारी अधिनियम कौन सा है? साझेदारी अधिनियम 1932 कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1932 से पूरे भारतवर्ष में J&K को छोड़कर लागू हुआ था। लेकिन अब वर्तमान में कोई भी कानून बनते हैं तो वो J&K में भी लागू होते हैं। पहले J&K को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1932 को। तो साझेदारों की संख्या के बारे में तो अधिनियम 1932 में बिल्कुल भी नहीं कह रखा। पहले एक कंपनी अधिनियम चलता था 1956, पहले एक कंपनी अधिनियम चलता था बच्चों, अब अधिनियम 1956। उस अधिनियम 56 में 2 बातें कह रखी थी कि अगर बैंकिंग व्यवसाय है तो 10 साझेदार हो सकते हैं, और गैर बैंकिंग है तो वहाँ पर 20 हो सकते हैं। ये बात पुरानी हो चुकी है, ठीक है, ये बात बिल्कुल पुरानी हो चुकी है। अब ये बात बिल्कुल कैंसिल हो चुकी है, नया कंपनी अधिनियम आया है। हाँ, साझेदारों की संख्या के बारे में कंपनी अधिनियम में लिखा हुआ है, साझेदारी अधिनियम में नहीं लिखा हुआ है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464, ठीक है, 464 में कहा गया है कि एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या 100 हो सकती है। लेकिन इसके बाद में 2014 में इसके नियमों में संशोधन किया गया, और नियमों में संशोधन करके सरकार को यह निर्देश दिया गया कि आप साझेदारों की अधिकतम संख्या पार्टनरशिप फॉर्म में 50 करवा सकते हो। तो हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा,
क्योंकि अब वर्तमान में जो साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है बच्चों वो 50 होती है, ना तो 10 होती है ना 20 होती है। ठीक है, ये पुराने अधिनियम की बातें थी, ये अब कैंसिल हो चुकी हैं, अब नए अधिनियम की बातें लागू होती है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 में यह कहा गया है कि अधिकतम संख्या 100 रहेगी, लेकिन नियमों में चेंज हुआ 2014 में, वहाँ पर 50 बता रखा है। ये बात हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है राजस्थान बोर्ड की, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है डी ऑप्शन सही हो जाता है। अच्छा, 2 की बात है तो वो न्यूनतम सदस्यों की बात होती है कि एक साझेदारी फर्म में न्यूनतम 2 सदस्य होने आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास में अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाँ जी, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार क्या पाने का हकदार नहीं है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार क्या पाने का हकदार नहीं है, क्या चीज़ वो नहीं ले सकता। तो देखो आंसर के रूप में हमें बता रखा है यहाँ पर डी ऑप्शन जो है। देखिए यहाँ पर हम बात करें, हाँ जी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रह जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ना तो साझेदार को वेतन मिलेगा, ना साझेदार को फीस कमीशन मिलेगी, और ना ही उसको पूंजी पर ब्याज मिलेगा। तो साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार को इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 93। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। साझेदारों के पूंजी खातों का शेष कम हो जाएगा। यस, ध्यान दीजिएगा, साझेदारों की पूंजी खाते का शेष कम हो जाएगा। कैपिटल का बैलेंस कब कम होगा? तो देखिए पूंजी पर ब्याज से साझेदारों का जो होता है शेष वो बढ़ता है, वेतन से भी बढ़ता है। ठीक है, साझेदारों का जो पूंजी शेष होता है वो पूंजी पर ब्याज से तो बढ़ता है, क्योंकि पूंजी पर ब्याज साझेदारों की कैपिटल में जुड़ता है, वेतन भी जुड़ता है, इसलिए इसका भी प्रभाव होता है, यानी कि वो उससे पूंजी खातों का शेष बढ़ता है। बात पूछिए कम किससे होगा? तो यहाँ पे जो कम होगा ना वो आहरण पर ब्याज से होगा, और हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब आप कहेंगे सर साझेदारों के ऋण पर ब्याज से क्या होगा? तो देखिए साझेदारों का ऋण पर जो ब्याज होता है ना वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता ही नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल नहीं आता है। हाँ, अगर किसी साझेदार ने फर्म को लोन दे रखा हो, ऋण दे रखा हो, तो उस पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनता है, उस पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बनता है, उस लोन की राशि में ब्याज जुड़ता है। ठीक है, तो आप ये याद रखें, ऋण पर जो ब्याज होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है। तो पूंजी खातों का शेष कम जो होगा वो आहरण पर ब्याज से होगा। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 94। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साझेदारी संलेख में साझेदारों के मध्य समझौता कैसा होता है? देखिए मौखिक होता है, लिखित होता है, गर्भित होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। साझेदारी संलेख, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, साझेदारों के बीच में वैसे तो समझौता मौखिक या लिखित किसी भी रूप में हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मौखिक ही हो या लिखित ही हो, मौखिक भी रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है भविष्य में अगर कोई किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है ना, साझेदारों के बीच में वाद विवाद उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी अवस्था में लिखित समझौता होना अनिवार्य होता है। और वो जो लिखित समझौता होता है ना, जो लिखित समझौता होता है बच्चों, और उस लिखित समझौते को ही हम साझेदारी संलेख कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं साझेदारों के बीच में जो समझौता होता है वो कैसा होता है? लिखित होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई है। क्वेश्चन नंबर 95 तक की हमारी बात कंप्लीट हो जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 95। इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। वह व्यक्ति जो साझेदारी का निर्माण करते हैं व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाते हैं? देखिए साझेदारी का निर्माण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति साझेदार कहलाते हैं। ना तो वो फर्म होते हैं, ना वो एकाकी व्यापारी होते हैं, ना संयुक्त साहसी होते हैं। फर्म तो साझेदारों का एक समूह होता है। फर्म की जो बात कहें तो जो साझेदार होते हैं, साझेदारों का जो समूह है उस समूह को फर्म कहते हैं। ठीक है, तो साझेदार तो वो व्यक्ति होते हैं जो साझेदारी का निर्माण करते हैं और व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाते हैं? साझेदार कहलाते हैं, और सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं। एकाकी व्यापारी बिल्कुल अलग है, एक ही व्यापार एक व्यक्ति है व्यापार करता है। ठीक है, संयुक्त साहसी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से काम करते हैं, लंबे समय तक चलने वाला काम नहीं होता है उनका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा साझेदार। क्वेश्चन नंबर
97 पे बढ़ते हैं। आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या है? आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या है? तो आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय होती है, क्योंकि साझेदारों से आहरण पर ब्याज लिया जाता है। ठीक है, आहरण पर ब्याज साझेदारों से लिया जाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा हूँ और उस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देने की कोशिश करना। साझेदारों से आहरण पर ब्याज क्यों लेते हैं? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये तो सबको पता है कि आहरण पर ब्याज साझेदारों से लिया जाता है, लेकिन क्यों लेते हैं ये बात आपको बतानी है। क्या पता हमारे किसी कंपटीशन एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 97, जिसका आंसर हमें मिल चुका है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है साझेदारी सामान्य परिचय, उसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी जो बुक है RBSc क्लास 12th की अकाउंटेंसी की, उसमें फर्स्ट चैप्टर के 10 क्वेश्चन दे रखे थे, वो अपने पूरे कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। नए साझेदार का प्रवेश, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास में है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, RBSc क्लास 12th अकाउंटेंसी बुक। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। अधिलाभ क्या है? अधिलाभ का हमें फॉर्मूला बताना है। देखिए, 12th वाले स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से बता सकते हैं जो प्रेजेंट में 12th की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है ये टॉपिक अभी पिछले दिनों ही मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर करवाया है प्रैक्टिकली। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि एक फर्म का औसत लाभ का सामान्य लाभ पर जो आधिक्य होता है उसे ही हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो आप देख लीजिए कहाँ मिलेगा ये ऑप्शन आपको। ये ऑप्शन मिलेगा बी में। ए ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, डी तो गलत हो ही सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट आंसर मिलेगा बच्चों वो हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ अधिलाभ का फॉर्मूला होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 98। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ और देखिए क्या पूछा है उसने। ए और बी बराबर के साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 16,000 और 12,000 रुपये है। सी 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश करता है, 15,000 रुपये की ख्याति लाता है। फर्म की ख्याति का मूल्य क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये हमारे पास गुप्त ख्याति का प्रश्न है। गुप्त ख्याति का प्रश्न है और गुप्त ख्याति निकाली जाती है फर्म की कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी माइनस नए साझेदार की पूंजी। ये हमारा फॉर्मूला होता है गुप्त ख्याति ज्ञात करने का, छिपी हुई ख्याति ज्ञात करने का। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, सी की पूंजी 15,000 दे रखी है 1/4 भाग के लिए। ठीक है, तो फर्म की कुल पूंजी हो जाएगी बच्चों 15,000 इंटू 4/1 बराबर 60,000 रुपये। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला अभी अभी आपको मैंने बताया है, इस फॉर्मूले के आधार पर आप देखिए इधर ख्याति बराबर फर्म की कुल पूंजी 60,000 माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, देखो ये रही 16 और 12 28। ठीक है, माइनस नए साझेदार की पूंजी, और नया साझेदार है 15,000 इसकी पूंजी हो गई। ठीक है, अब आप क्या करोगे 28 और 15 हो गए आपके 60,000 में से। ठीक है, 28 और 15 हो गए 43,000।
राइट आंसर हो जाएगा 17,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और मैं समझता हूँ ये ख्याति ज्ञात करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है और कई कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है। ख़ास तौर पे जो JVNL जूनियर अकाउंटेंट है उसके अंदर तो पूछा ही गया है ये। तो राइट आंसर हमें मिल चुका है सी ऑप्शन। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, फर्म की ख्याति 17,000 रुपये आ चुकी है। ठीक है, फर्म की ख्याति 17,000 रुपये आ चुकी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सी की ख्याति कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 99 में आप मुझे बताइएगा, फर्म की ख्याति 17,000 आ चुकी है, सी की ख्याति कितनी होगी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आपने बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो आप मुझे सी की ख्याति ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। देखिए, कुल संपत्तियां आपको 70,000 दे रखी है, दायित्व आपको 10,000 दे रखे हैं, औसत लाभ आपको 8,000 दे रखे हैं। ठीक है, औसत लाभ दे रखे, सामान्य प्रत्यय की दर दे रखी है, अधिलाभ की राशि पूछी है। ठीक है, देखो अधिलाभ का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब सुनो, आपके पास में एवरेज प्रॉफिट तो है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो सबसे पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। देखो मैं आपको बताऊं, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इनटू NRR बटा 100। NRR का मतलब होता है सामान्य प्रत्यय की दर, वो अपने को 10% दे रखी है। अब बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है विनियोजित पूंजी, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए असेट्स माइनस दायित्व हम करते हैं। असेट्स हमें 70,000 की दे रखी है, दायित्व हमें 10,000 के दे रखे हैं, यानी 70,000 में से मैं 10,000 माइनस कर दूं तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाती है बच्चों 60,000 रुपये। अब मैं यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। 60,000 का 10% अगर मैं करूँ तो वो हो जाता है 6,000 रुपये। 6,000 क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। 8,000 क्या दे रखा है आपको? औसत लाभ दे रखा है। अब आप देखो सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो। सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 8,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 6,000। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा? 2,000 रुपये होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का जवाब बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 100 समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार क्या लाता है? लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार क्या लाता है? देखिए, मैंने पिछले जो वीडियोस बनाए थे उसके अंदर, किसी वीडियो के अंदर मैंने एक क्वेश्चन ये पूछा था कि नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है उसे कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से मैं आपको बता देता हूँ। जब भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है उसे 2 अधिकार मिलते हैं। फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, तो इसके लिए वो लेकर आता है पूंजी। और दूसरा अधिकार मिलता है फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। अब बात आती है सर भावी लाभ का मतलब क्या है? भाई नया साझेदार जब आएगा उसके बाद के लाभों में उसको हिस्सा मिलेगा, उससे पहले के लाभों में उसको कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा जो ख्याति लाई जाती, जो राशि लाई जाती है उसे हम ख्याति कहते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का जवाब हो गया, लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार गुडविल की राशि लेकर आता है।
तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा पाने के लिए नया साझेदार क्या चुकाता है। तो अभी पिछला क्वेश्चन अपन ने देखा है, बिल्कुल आ गया है यहाँ पे। फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करना है, उसके लिए क्या लेकर आएगा, पूंजी लेकर आएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति होती है, 4 आपको नाम दे रखे हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते, पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति कैसी होती है। देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर बनाया जाता है, और पुनर्मूल्यांकन खाते की जो प्रकृति होती है वो ना तो व्यक्तिगत होती है ना वास्तविक होती है, वो बल्कि नाम मात्र खाते की होती है। और आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, पार्टनरशिप फर्म में जितने भी अकाउंट बनते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा, आपका रिवेल्यूएशन अकाउंट बनेगा, आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, जिसकी बात अपन चौथे चैप्टर में करने वाले हैं फर्म के समापन में। रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। आगे चलकर अपन बात करने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। आगे चलकर अपन बात करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा। आगे चलकर बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी ऐसा कोई भी खाता जिससे प्रॉफिट या लॉस निकलता हो, वो सारे के सारे खाते नाम मात्र के खाते होते हैं। ये एक ही बात में मैंने आपको सारी बातें बता दी है। तो पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति जो होती है वो नाम मात्र खाते की होती है, और इसके अलावा जितने भी खाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन हो, रिवेल्यूएशन हो, रियलाइजेशन हो, कंसाइनमेंट हो, जॉइंट वेंचर हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो, और भी कोई खाता अगर अपन बनाते हो जो प्रॉफिट लॉस को प्रदर्शित करता हो, तो वो सारे के सारे खाते हमारे नाम मात्र के खाते होते हैं, जिनमें ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट तो है ही। ठीक है, उनसे तो प्रॉफिट अपन ज्ञात करते ही हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 103 हमारा कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर अपने को मिल चुका है बी ऑप्शन। चलिए बात करते हैं, नए साझेदार के प्रवेश पर जब संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य बदलना चाहते हो तो बनाए जाने वाला खाता कौन सा होता है। देखिए 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। संपत्तियों एवं दायित्व का मूल्य बदलना है, यानी कि नए मूल्यों पर दिखाना है। ठीक है, नए मूल्यों पर दिखाना है तो बच्चों हम यहाँ पर रिवेल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। और अगर मान लीजिए संपत्तियों दायित्वों को पुराने मूल्यों पर ही दिखाना हो, यानी मूल्य बदलना नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता हम बनाते हैं। तो यहाँ हमारे इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य बदलना चाहते हो तो बनाए जाने वाला खाता जो होगा बच्चों, वो होगा हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता। आई थिंक यहाँ तक की बात अपने को समझ में आई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सभी अवितरित हानियों को पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में किस अनुपात में बांटा जाता है। देखिए अवितरित हानियों का मतलब समझ लीजिए, बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में दिए हुए जो भी P&L अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज अकाउंट है, कोई भी अवितरित हानि है जो बांटी नहीं गई अभी तक, उसे पुराने साझेदारों में बांटा जाता है और उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाता है। पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांटा जाता है। तो नया अनुपात, फायदे का अनुपात और त्याग का अनुपात, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाता है। आई थिंक ये बात क्लियर होती है हमारी। क्वेश्चन नंबर 105 हमारा कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी ऑप्शन मिल चुका अपने को। चलिए यह है हमारे पास में ख्याति का स्वभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 106, ख्याति का स्वभाव होता है। तो देखिए ख्याति का स्वभाव कैसा होता है। ख्याति का स्वभाव बिल्ली के स्वभाव वाली भी होती है, कुत्ते के स्वभाव वाली भी होती है और चूहे के स्वभाव वाली भी होती है। तीनों ही प्रकार की स्वभाव वाली होती है। बिल्ली के स्वभाव वाली जो ख्याति होती है वह ख्याति होती है संस्थागत ख्याति, यानी कि ग्राहकों का संबंध संस्था से होता है, संस्था के मालिक से नहीं होता। संस्था से जुड़े हुए होते हैं, संस्था के अच्छे नाम, संस्था के माल की प्रसिद्धि, संस्था की कुशलता के आधार पर ग्राहक उससे जुड़े हुए होते हैं, संस्था के पास जाते हैं। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति है, क्योंकि बिल्ली का स्वभाव भी स्थान विशेष से लगा होता है, वो उसी स्थान पर जाती है, उस स्थान पर रहने वाला कौन हो उससे बदलता रहता है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होती है।
कुत्ते के स्वभाव की जो ख्याति होती है वो व्यक्तिगत ख्याति होती है। यहाँ पर जो ग्राहकों का संबंध होता है वो व्यक्ति से होता है, यानी पेशेवर व्यक्ति जो होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस, इनकी जो गुडविल होती है, शिक्षक, इनकी जो गुडविल होती है वो गुडविल व्यक्तिगत ख्याति होती है, यानी कुत्ते के स्वभाव की ख्याति होती है। यानी यहाँ जो ग्राहकों का संबंध होता है वो व्यक्ति विशेष से होता है, और जो डॉग होता है वो अपने स्वामी के प्रति वफादार होता है, जहाँ जहाँ उसका स्वामी जाता है वहीं वहीं पर वो भी जाता है। तो उसी प्रकार व्यक्तिगत ख्याति में ग्राहकों का संबंध व्यक्ति से होता है। चूहे के स्वभाव वाली जो ख्याति होती है बच्चों, वो आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति कहलाती है। आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति, ठीक है। आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति मोस्टली ऐसे व्यवसायियों की होती है जिनके ग्राहकों का ना तो उस व्यवसाय से जुड़ाव होता है, ना उस व्यवसाय के मालिक से जुड़ाव होता है, ठीक है। ग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं, जैसे सेल वाली बात हो गई, सेल वाला मार्केट हो गया, वहाँ पे किसी ग्राहक विशेष से उनको मतलब नहीं होता। हाट बाज़ार हो गया, जहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं, ठीक है। तो ग्राहक किसी भी दुकान पर जाता रहता है, सामान खरीदता रहता है, तो उसका ना तो किसी व्यक्ति से लगाव होता है, ना किसी वस्तु से लगाव होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी जो ख्याति होती है चूहे के स्वभाव की ख्याति होती है। हमारे इस प्रश्न का जवाब है उपरोक्त सभी, यानी ख्याति का स्वभाव तीनों प्रकार की होती है। चलिए मिल गया हमारा जवाब, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 107। देखिए, ए और बी एक फर्म में 2:1 में साझेदार हैं। सी को 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, तो उनका त्याग का अनुपात क्या होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो त्याग का अनुपात होगा वो पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी क्वेश्चन के अंदर सी का हिस्सा दे रखा हो, नए पार्टनर का हिस्सा दे रखा हो, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो, तो ऐसी कंडीशन में त्याग का अनुपात पुराना अनुपात ही आता है। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप नया अनुपात निकाल कर इसको वेरीफाई कर लेना, तो आपका त्याग का अनुपात जो है 2:1 ही आएगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 107 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। और हमने यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन इस हमारे जो चैप्टर है साझेदारी का सामान्य परिचय, साझेदारी का सामान्य परिचय नहीं है बच्चों, ये नए साझेदार का प्रवेश वाला चैप्टर है। ये थोड़ी सी यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, नए साझेदार का प्रवेश, ये सेकंड चैप्टर है अपना। आई थिंक ये मिस्टेक सभी स्लाइड्स पे है, चलो इसको रिकवर कर लेंगे। तो ये सेकंड चैप्टर से रिलेटेड अपने क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो 107 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। यस बच्चों, अपन ने 4 वीडियो ऑलरेडी इसके पहले से अपलोड कर दिए थे जो क्लास 11 से रिलेटेड हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद में आप जो है आपकी क्लास 12 के वीडियोज़ हमने स्टार्ट कर दिए हैं। अकाउंटेंसी के वीडियोज़ हम बहुत जल्दी इनको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम इकोनॉमिक्स के या बिजनेस स्टडी के वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखो, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हों उन क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे जो है ज़रूर देना। एक क्वेश्चन मैं आपसे एक बार और पूछता हूँ, ये जो 19वां प्रश्न है इसके संबंध में आपसे पूछता हूँ। मुझे ये बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किस ख्याति का मूल्य सबसे ज़्यादा होता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, किस ख्याति का मूल्य सबसे ज़्यादा होता है। आपके पास 3 ऑप्शन है, संस्थागत ख्याति, व्यक्तिगत ख्याति, आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। जो भी है वो आप मुझे बताइएगा क्या आपका राइट आंसर होता है। तो काफ़ी आज की वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।